जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई एग्जाम चल रही है। मैंने इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट लाया जहां से बराबर क्वेश्चन आए, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा दोस्तों उनसे प्रश्न जो पूछे गए। बार बार कमेंट सेक्शन में लोग बहस कर रहे थे कि सर जो है जीएस नहीं आएगा, सर जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड है। मैं टोटल आपको बताऊंगा कि जनरल एप्टीट्यूड है क्या, जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कंप्यूटर, जीएस, जीए, डिपार्टमेंटल कुछ प्रश्न पूछ देता है। मतलब जीएस का एक कह लीजिए कि बड़ा रूप जब उसको कहीं से भी पूछने का मूड करता है तब जनरल एप्टीट्यूड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है ताकि हमें फ्री हम हो जाए, जहां से मन करे वहां से प्रश्न पूछ सके। बल्कि जीएस और जीए बोलता था तब तो वहीं से पूछ सकता था जहां से, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक तक ही सीमित था। यहां से आपको कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। लेकिन लड़के एप्टीट्यूड, चूंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ में सुने थे, मैथ वगैरह में एप्टीट्यूड शब्द देखिए ये वाला यूज होता था, तो उनको लगता था कि एप्टीट्यूड का मतलब कि कुछ गणित वगैरह जैसा मैटर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एप्टीट्यूड मतलब एक अभिक्षमता, मैंने उसको पूरा डिक्लेयर कर दिया है। अब तो आप लोग को विश्वास हो रहा होगा, मैंने अपने चैनल पे बार बार बताया आपको। इसके पहले 2 वीडियोस करवाया मैं प्रैक्टिस सेट, जहां से पीवाईक्यूज, जहां से प्रश्न अधिक मात्रा में इस एग्जाम में आ जाए थे और आने वाले शिफ्ट में रेगुलर आएंगे। और इस तरह से वीडियो मैं रोज लाता रहूंगा। आज मैं कंप्लीट जो है 130 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। 22 फरवरी को जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैक्सिमम जो है दोनों शिफ्ट से मिला करके, मुझे जितने भी जो है मेमोरी बेस्ड ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से मिले हैं, सबका कलेक्शन बना करके कुछ इस तरह देखिए स्पेशल कलेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूं, एकदम अलग तरीके से आपको याद करवाने के लिए, आपकी भर्ती परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आप गेन कर पाए। बस यही मेरा मोटो है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मतलब डिमोटिवेशन जैसा फील होने लगता है कि आखिर क्या कमी है, इतने रिच कंटेंट देने के बाद भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो हमेशा आप तक पहुंचेगा और रेगुलर क्लासेस लाऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप सिलेबस जरूर देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करिए। तैयारी तो बहुत कम समय है बची हुई, अगर आपकी परीक्षा हो चुकी है तब तो बेस्ट ऑफ लक आपका जो है ठीक है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा बची है, अगर आपकी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलिए और जनरल एप्टीट्यूड के इन टॉपिक को लेकर के चलिए, रिवाइज करिए। मैं रेगुलर आपका खुद ही तैयार करवा दूंगा जनरल एप्टीट्यूड, आपको कहीं और परेशान होने की बहुत जरूरत ही नहीं है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी और कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बताऊंगा यहाँ पर आपको। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में है, ये भी ध्यान रखिए। मयूरभंज कई बार पूछा है, जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? हाथी अभ्यारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या जो लाल कपास यहाँ पर होता है उसके पेड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सिमलीपाल रखा गया है। कभी यह भी पूछे कि सिमलीपाल का नाम सिमलीपाल क्यों रखा गया है, तो सेमल या लाल कपास के वृक्षों की अधिकता की वजह से, बहुतायतता की वजह से सिमलीपाल नाम रखा गया। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो परीक्षा की जान है, बार बार रिपीट करते, जरा उनको भी देख लीजिए। एक है पलामू वन अभ्यारण्य, पलामू जो है राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का। हेली वगैरह इसका नाम बदल दिया गया, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भी ध्यान रखिए। फिर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, इसको भी याद रखेंगे। मानस असम का, मानस, काजीरंगा वगैरह एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, इनको भी याद रखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, लेकिन सारा यहाँ पे नहीं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से 5 लाया हूं। बाकी आप मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान देख करके जाएंगे, 1 नंबर तो आपको दिलवाई देगा ये प्रश्न। स्क्रीनशॉट लगाया हूं दोस्तों, जो मैंने कल परसों जो वीडियो दोनों डाला था उनमें इन प्रश्नों का जिक्र हुआ है। ये देखिए स्क्रीनशॉट, मैंने ये प्रश्न टाइप नहीं किया, वही प्रीवियस ईयर रिपीट कर दिया है। जो लोग आप लोग बोल रहे थे कि सर ये तो पुराने प्रश्न है, सर ये नहीं आएगा, सर ये नहीं आएगा, बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन ये देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने मैंने लगाया है। ये पूरा वही प्रश्न उतार दिया यहाँ पर कि खालसा पंथ किससे संबंधित है। अब समझ लीजिए प्रश्न। इसके पहले मैंने क्या करवाया था कि गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु थे। 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक थे, 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। यह गुरु गोविंद सिंह का फैक्ट था। और आज गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो खालसा पंथ है वही प्रश्न में पूछ दिया। कहने का मतलब है कि हम जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं वहां से प्रश्न, मैं नहीं कहता हूं कि मेरा प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन प्रश्न से ही प्रश्न बनकर आएंगे, यह बात श्योर है। जैसे यहाँ पर अगर खालसा पंथ देखिए पूछा हुआ है तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हो गया।
इनसे संबंधित खालसा पंथ है। ये वाला बी वाला ऑप्शन उठा करके डाल दिया। अगली बार हो सकता है सिखों के 10वें गुरु कौन है पूछ दे, अगली बार हो सकता है 10वें ग्रंथ के रचयिता कौन है पूछ दे। तो इसी तरह से प्रश्न आने हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह वाज क्या थे? द 10th गुरु ऑफ सिक्स, फाउंडर ऑफ खालसा, ऑफ इनर काउंसिल ऑफ द सिक्स 1699, ऑथर ऑफ 10वें ग्रंथ। तो ऑल ऑफ द अबव कल सही हुआ था। ये स्क्रीनशॉट है जो है, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर, मैं 2 वीडियो करवाया हूं इसी के प्लेलिस्ट में। जो वीडियो देख रहे हैं इसी के बगल में प्लेलिस्ट आपको शो करेगी, उसमें आप देख लीजिए, टोटल उसमें कवर करवा दिया हूं जीएस को। अगला आइए देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य का है? ये देखिए बहुत ही स्पेशल तरीके से दोस्तों आपके लिए तैयार किया हूं जो है डेटा। कथकली जो है केरल का जो है ये नृत्य है, जानिए इसको। कथकली से संबंधित जो भी फैक्ट परीक्षा में बनने वाले टोटल यहाँ पर दिया हूं। कृष्णाट्टम, रामानट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों के समावेश के कारण इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कौन सा? अट्टम शब्द ध्यान रखिए, अट्टम अगर लग गया तो केरल का है, कथकली से संबंधित है। रामानट्टम, कृष्णाट्टम ये सब भी इसी की जो है शैलियों में है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार जो बार बार पूछता है, एसएससी जीडी में भी पूछा है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीआरपीएफ सब में दोहराएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। माधवन, आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, शांताराव, यह प्रमुख कलाकार हैं। यह उत्तेजक नृत्य है, शरीर के पूरे अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना की आवश्यकता होती है। कभी कभी कथन निष्कर्ष में ये सब भी देता है, तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों से जो है निपटने के लिए, उन तक जो है पहुंच बनाने के लिए ये आपको फैक्ट भी दिया गया है। मैंने दोस्तों ये भी एक मेरी क्लास चली है नृत्य से संबंधित, स्टैटिक जीके इजी वे की प्लेलिस्ट है, उसमें 2 ही क्लास चली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, एक जनगणना की और एक जो है नृत्य की। मैं यहाँ पर आई बटन जो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप ये वीडियो देखने के बाद चाहें तो देख सकते हैं। अगला देखिए, गोताखोर पानी के अंदर श्वास लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों जैसे अब एग्जैक्ट तो प्रश्न मिल नहीं पाते हैं, मेमोरी बेस्ड प्रश्न होते हैं, लेकिन कुछ इसी से संबंधित या ऐसे ही प्रश्न होते हैं फिलहाल। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कंप्लीट डेटा कुछ ऐसा दे दूं कि अब उस टॉपिक से जो प्रश्न आए वो आप हैंडल कर लें, निकल के ना जाए हाथ से। चलिए, गोताखोर पानी के अंदर श्वास लेने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम गैसों का मिश्रण लेते हैं। किसका दोस्तों? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। इस मिश्रण को सिलेंडर में उनके भर के उनको दिया जाता है सांस लेने के लिए। अब आप समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। उनमें ऑक्सीजन लेकर केवल जाना, आप बार बार जनरल में सुनते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन 100% कोई सांस नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि हम वायुमंडल में सांस लेते हैं, तो नेचर भी हमें पूरी ऑक्सीजन 100% नहीं देती है। ये देखिए हमारे वायुमंडल में जो है गैसों का मिश्रण, मैंने यहाँ पर एक बहुत अट्रैक्टिव ग्राफ बना करके लगाया हुआ है, जो है आपके सामने जो फोटो ढूंढ करके दोस्तों आप लोग के लिए लाता हूँ ताकि आप समझ पाएं। तमाम जगहों से खोज कर, डाउनलोड करके, कुछ उसमें एडिट करके आपको देने का प्रयास करता हूँ कि आपकी पढ़ाई में जो है एक अट्रैक्शन बना रहे पढ़ाई के प्रति, या कंटेंट को देखें और याद हो जाए। यह इमेज लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके दिमाग में फिट करना। अब वायुमंडल में क्या होता है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें लगभग जो है 1% 1.5% में ये आती हैं। तो हम शुद्ध ऑक्सीजन 100% तो वायुमंडल से भी नहीं लेते हैं। तो अगर किसी सिलेंडर में पूरी ऑक्सीजन भर दी जाएगी, उसमें बैलेंस करने के लिए कोई और गैस नहीं डाली जाएगी, तो फिर हम मतलब सांस ले ही नहीं पाएंगे, आग लगने जैसी घटना आ जाएगी, नसें फट जाएंगी, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। कुछ स्पेशल फैक्ट यहाँ पर भी मैं आपको दे दूं, ये मैंने कोरा से उठाया हुआ है, वहां से ला करके आपको दिया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे समृद्ध वायु के रूप में भी जाना जाता है, नाइट्रस को जान लीजिए, नाइट्रॉक्स एक मिश्रित गैस है जिसमें शुद्ध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जिस हवा में हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं उनमें 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन मिक्स होता है तथा नाइट्रॉक्स आमतौर पर 22 से 44% के बीच ऑक्सीजन का प्रतिशत इसमें होता है। यह समझ लीजिए। एक ट्रिमिक्स, इसी को ट्रिमिक्स गैस भी बोलते हैं। ट्रिमिक्स यानी 3 गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम का मिश्रण है, जिसका उपयोग गहराई की सीमा और या गोता के समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब अधिक गहराई में जाना है तो इन्हीं को ट्रिमिक्स बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक शब्द है, टर्म लगा रहे हैं ट्रिमिक्स, ये ध्यान रखिए। तो ट्रिमिक्स कोई और नहीं, अगर ये भी पूछे कि ट्रिमिक्स क्या है तो यही तीनों गैसों का मिश्रण जो है ट्रिमिक्स कहलाता है, ध्यान देंगे। इसके बाद चलिए, ये तो रहा आपका गोताखोर से संबंधित प्रश्न कि गोताखोर श्वास लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। देखिए स्क्रीनशॉट मार करके रखिए दोस्तों, स्पेशल क्लास आपके लिए डेली ऐसी क्लासेस आएंगी। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज ऐसी क्लासेस मिलते रहे हर एग्जाम की, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका का एक पुरातत्व स्थल है। आइए मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, मतलब कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में, कच्छ जिला ध्यान रखिए, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया, तथा भचाऊ तालुका भी जो है यहाँ पर दिया है, वो भी दिया, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पर धौलावीरा है। ये तो है आपका आज का आया हुआ प्रश्न। अब आइए देखते हैं लगे हाथ हम पूरे जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनके जिले या जो भी राज्य हैं हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा पहले तो पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह क्षेत्र था, जो आज भी बंदरगाह के डॉकयार्ड के रूप में विकसित है हड़प्पा का, और आज भी इसको बंदरगाह बनाया गया है, तो गुजरात में है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। यूपी वाले ध्यान देंगे, ये यूपी की एग्जाम्स में पूछता है बार बार। ये आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सूतकांगेडोर इसका नाम है, सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तथा कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। चंद हुदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। सूतकोतदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछता है, लगभग ये तो सभी पूछता है जान लीजिए, लेकिन फिर भी इसमें आप जो है कालीबंगा थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर सब न याद कर पाए तो सूतकांगेडोर याद रखेंगे, और चंद हुदड़ो और लोथल ये तो आप ध्यान देंगे ही देंगे, इनसे प्रश्न आता है, यह आप जो है याद रखेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूरा कवर करवाऊंगा राम मंदिर से संबंधित जो भी फैसला आया था जो है। इसके बाद देखिए 134 साल चली कानूनी लड़ाई राम मंदिर की, उसका पूरा आपका हिस्ट्री जो है डेट वाइज जो है न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। 5 जज थे, 5 जज का नाम और फोटो। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे, जस्टिस S.A. बोबडे थे, जस्टिस अशोक भूषण साहब, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, और इनका प्रश्न पूछ दिया चूंकि स्पेशल एक मुस्लिम जज भी थे, क्योंकि फैसला हिंदू मुस्लिम दोनों के पक्ष में, ये हम नहीं कर सकते हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया, हिंदुओं के पक्ष में आया, मुस्लिमों के पक्ष में नहीं आया। फैसला जो दोस्तों तार्किक था उस हिसाब से फैसला आता है दोनों के पक्ष में। तो जस्टिस S.A. नजीर मुस्लिम थे, तो थोड़ा इनसे संबंधित स्पेशल फैक्ट बन जाता है जो है, तो ये प्रश्न में आए हुए थे आज। अब इसमें जान लीजिए कि 162 साल पहले जो है 1858 में इसमें FIR दर्ज होती है। 134 साल पहले 1885 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। 64 साल जो है बीच में मतलब कोई काम नहीं हुआ। 1949 में फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 61 साल बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। और ये वाली डेट याद रखेंगे, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी तो चलिए वो एक जानकारी के लिए था, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट आपको है कि 9 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रामलीला ही विराजमान वहां पर होंगे, मतलब राम मंदिर ही उस जगह पे बनेगा, ऐसा फैसला आता है। कब दोस्तों? 2019 में, चूंकि लोग भूल जाते हैं, अभी 19, 20, 21 ऑप्शन देगा, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर राम मंदिर के फैसले में के समय मुस्लिम जज कौन थे? तो जस्टिस S.A. नजीर साहब। इनका जो है फोटो आप यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। इमेजेस के माध्यम से चीजों को अपने मेमोरी में विजुलाइज करिए, समझिए, देखिए दोस्तों, है ना। केवल रटने का काम छोड़िए, केवल चीज़ों को रटकर अब नहीं काम होगा, आप चीज़ों को ग्राफिकल कंटेंट में आपको अट्रैक्टिव वे में याद करना पड़ेगा देख करके। अबाध संचरण घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19D में। ये तो रहा आपका उत्तर। चलिए, ये तो आज का प्रश्न था। आइए अनुच्छेद 19 का करते हैं पूरा पोस्टमार्टम, और इसमें जो भी हमको स्वतंत्रताएं दी गई है 6, उन सभी स्वतंत्रताओं के बारे में बात करेंगे, तथा एक 7वीं जो है हमारी स्वतंत्रता थी वो भी कहाँ चली गई उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यह आपका अब अनुच्छेद 19 है। इसका ट्रिक भी मैं एक कहीं पे खोज खाज के आपको लगाया है हमारे एडिटर महोदय ने, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप कंटेंट पर यहाँ ध्यान देंगे। अनुच्छेद 19A में बात की जाती है बोलने की आज़ादी, और इसी में बोलते हैं प्रेस की फ्रीडम। अगर प्रेस की फ्रीडम की बात की जाए तो वो भी दोस्तों इसी में, बोलने की आज़ादी, मतलब हम जो मीडिया, प्रेस, टीवी, समाचार पत्र की बात करते हैं वह भी अनुच्छेद 19A ही है, बोलने की आज़ादी। इसी को कहते हैं, एक शब्द यूज होता है, मैं इसको क्लियर करता हूं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे, कभी कभी आता है लिख करके कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, यह भी आप याद रखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A। बी की बात करें तो सभा की आज़ादी, मतलब हम जो है अपना जो है सभा वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग जो करते हैं बैठ के संघ वगैरह बना के, नहीं होता है मीटिंग, तो अनुच्छेद बी में सभा की आज़ादी।
अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की आज़ादी, मतलब हमने सभा बनाया, अब हम उस सभा को रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर हम उसको एक कह लीजिए कि हम एक ऑफिशियली ऑपरेट करने का संघ बनाने की आज़ादी हमें है। 19D में पूरे देश में कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे ऐसे जगह घुस जाएं जहां आपको मतलब दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा समझ के पूरे देश के किसी भी भूभाग में, मतलब जैसे अब नैनीताल घूमना सब लोग घूमें, राजस्थान जाना है सब लोग जाएं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है, सबके लिए, सारे राज्यों के निवासियों के लिए पूरे देश में हर दरवाजे खुले, आप कहीं भी जाइए, पर्यटन स्थल है, रहने खाने पीने सब जगह व्यवस्था है, कहीं किसी को मनाही नहीं है। 19D ये परीक्षा में आ जाया था, अगले दिन इन सब में से कोई आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पूरे देश में बसने व रहने की आज़ादी, मतलब किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में जमीन जायदाद बना करके घर खरीद करके वहां रह सकता है, अनुच्छेद 19E कहता है। कोई भी व्यापार या जीविका की आज़ादी, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का चाहे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार व्यापार कर सकता है जी में। अब इसको अगर याद करना हो तो हमने जो पढ़ा था, तो एक गुरुजी हमारे थे, उन्होंने एक कहानी के माध्यम से याद करवाया था। ये तो ट्रिक है, वो संग आया गया बस व्यापार, तो अगर ये याद हो जाए तो आप अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान दीजिए कि जैसे एक लड़का होता है, उसकी बात सरकार नहीं सुनती है, वो सरकार से नौकरी के लिए या किसी बात के लिए बार बार कहता है कि मुझे जॉब दो जॉब दो। जब सरकार उसकी बात नहीं सुनती है तो वो पहले बोलता है, बोल बोल कर सरकार को बताता है। क्रम तो यही ABCD रहेगा, ABCD, F हट गया है, संपत्ति का अधिकार जो था हट गया है, G है बीच में, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर EF था ना, तो वो हट गया है, संपत्ति का अधिकार था वो भी हट चुका है फिलहाल। तो वो लड़का अपनी बात को सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, तो फिर वो अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके सभा बना लेता है, फिर सभा बना करके संघ बना लेता है, रजिस्टर्ड करवा लेता है, फिर पूरे देश में घूम घूम कर, माने यहाँ वहां आ जाकर के अपनी बात को सरकार से कहता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो वह वहीं पर जिस जहां घूमने गया रहता है या जिस देश में पहुंचा रहता है, मान ली दिल्ली गया धरना देने, तो दिल्ली में ही बस जाता है, तो बसने की आजादी, और वहीं पर फिर वह अपना व्यापार कुछ करने लगता है, जीविका को पार्जन करके अपना रोजी रोटी चलाने लगता है। तो इस कहानी के लाइन बाय लाइन क्रम से आप इन अनुच्छेदों के क्रम को अंदाजा लगा करके उस तक पहुंच सकते हैं परीक्षा में, यही मोटो था। अगले प्रश्न की तरफ आइए, पंडित बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज का अभी निधन भी हो गया, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वह इधर है, पूरा लोक नृत्य, और उनसे संबंधित शायद कुछ बच्चों ने कहा कि उनका पुरस्कार पूछा था, कई जगह हम देखे पुरस्कार, तो वो भी मैंने सारे पुरस्कार यहाँ ला दिए हैं, वो भी आपको करवा दूंगा। तथा कथक जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जिसके प्रमुख कलाकार जो है पंडित बिरजू महाराज आते हैं, वह भी आपको स्पेशल तरीके से मैप के माध्यम से क्लियर करवा दूंगा। नृत्य वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का कथक क्या है। कथा कहकर गाया जाने वाला नृत्य, मतलब नाच नाच कर राधा कृष्ण की लीलाओं का कथा कहा जाता है। अब यहाँ देखिए 15 से 16वीं सदी में राधा कृष्ण की रास लीला से कथक का विकास हुआ, राधा कृष्ण के रास लीलाओं का वर्णन करके कथक कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने के काल में कथक अत्यंत, अगर पूछे कि किसके काल में कथक का विकास हुआ, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, ध्यान रखेंगे, ये जो है कथक के शौकीन थे। आधुनिक काल में इसे उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो है लीला सोखी यानी मेनका को दिया जाता है, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद जो है प्रमुख कलाकार इसके कार्ल खंडेलवाल, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज तो है ही दिया हुआ, कालका प्रसाद, सितारा देवी, ध्यान रखिएगा प्रश्न में कई बार पूछा है, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, यह प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट कलाकार अगर सारे याद ना कर पाए आप, तो इंपॉर्टेंट कलाकार सितारा देवी, इनको ध्यान रखेंगे, प्रश्न में ये आती हैं। अब बिरजू महाराज तो आए हैं, आप देखिए, बताने की जरूरत नहीं है। लच्छू महाराज का भी आता है जो है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा हुआ है पंडित बिरजू महाराज से संबंधित, तो इनको कौन कौन पुरस्कार मिले हैं आइए देख लेते हैं। कभी कभी लता मंगेशकर सम्मान, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, सारे देखिए। 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है, 1986 में पद्म भूषण मिला है, 87 में कालिदास सम्मान, मतलब लगातार 86-87 में कालिदास सम्मान मिला है। 2000 में आ जाते हैं तो 2002 में लता मंगेशकर सम्मान इनको जो है दिया गया, 2012 में नेशनल अवार्ड दिया गया, 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इतने सम्मान इनके प्रमुख सम्मान थे जो परीक्षा में रिपीट करता है, आप नोट कर लीजिए, अगर अगली बार आए तो इसको आप बेहतर कर पाए। उत्तर प्रदेश का कथक, कथा कह करके, ट्रिक अपने मन में यही रखिए,
राधा कृष्ण के बारे में गाना गाकर कथा कह करके लोगों को सुनाया जाने वाला नृत्य जो है कथक है। यूपी में वैसे भी कथा चलती रहती है हमेशा, अयोध्या वगैरह में आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, संविधान से संबंधित प्रश्न है। वही देखिए कितना जीएस आया था। जनरल एप्टीट्यूड तो एक धोखा है, असल में आपको जीएस लेकर के जो है भ्रम में डालना है, यह परीक्षा वाले की स्ट्रेटेजी है, जान लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? यह प्रश्न एसएससी जीडी में खूब चला है, बल्कि मैंने भी वहीं से उठा लिया है, और वही प्रश्न यहाँ भी देखिए आया हुआ है, तो आज भी आया हुआ था, बच्चों ने भेजा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 4 फैक्ट तो आप रट लीजिए। 42 1976 4A 51A इसमें जोड़ा गया। लाइन एकदम ऐसे ही याद करनी है। इस लाइन में 5 से 7 प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। माने हमारे मूल कर्तव्य, हम कुछ अधिकार तो ले लिए, कुछ कामों करेंगे देश के लिए, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। पहले 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन 86 द्वारा जो है संविधान संशोधन 2002 में आपको एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A बना करके शिक्षा के जो है अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मतलब उनके माँ बाप का ये एक दायित्व तो है कि वह उन्हें स्कूल में एडमिशन कराएं, तो शिक्षा के अधिकार को भी आपके मौलिक कर्तव्य को में जोड़ा गया। तो यह ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा जो है सरकारी बुकों के पीछे लिखा रहता है हमारे कर्तव्य। एक मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? पूरे मकबरा कवर करवा दूंगा दोस्तों, बस अंत तक बने रहिए वीडियो के। मैं जो भी प्रश्न आया है उस प्रश्न का ऐसा फैक्ट और पोस्टमार्टम करूंगा कि उससे संबंधित प्रश्न आगे नहीं छूटेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये तो रहा उत्तर आज का आया हुआ प्रश्न। जो लोग दिए हैं मिला लेंगे, जिनका है वो याद कर लेंगे, लेकिन जिनका है उनके लिए और एक्स्ट्रा आइटम चलिए देखते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है, ठीक है। माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संबत अर्थात 1143 ईसा पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। चलिए खैर, अगर ये याद कर पाए तो अच्छी बात है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह का फोटो है, थोड़ा इसको माइंड में रखिएगा। आगे देखिए, मकबरे और उनके राज्य और शहर, जहां से प्रश्न बार बार आता है, आप खोजते रहते हैं, मैं आपको एक साथ एक जगह दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। ताजमहल आगरा, जानते हैं, अच्छी बात है, विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इसके बारे में नहीं सुने होंगे लेकिन ये प्रश्न में आता है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगरा में क्या आपने देखा? ताजमहल और अकबर का मकबरा, 2 चीज आगरा में देख लिए हैं। तथा इतमित जो है इतमित दौला एक नाम है, थोड़ा सा उर्दू है, शब्द पढ़ने में भी लगता है। इतमातुद्दौला इसको हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर इतमातुद्दौला लिखा हुआ है। तो इतमातुद्दौला जो है, इनका मकबरा कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, इतमातुद्दौला। हुमायूं का मकबरा, थोड़ा सा टाइपिंग में जो एडिटर साहब कुछ ऐसे शब्द बदल देते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में जो कि फ्लो में जो याद रहता है वो अलग रहता है, तो अब यहाँ इन्होंने इतमुत-उद-दौला लिख दिया। असल में आप इतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में। आगरा में कितना दोस्तों आपने देखा, याद करते चलिए, आगरा वाला भूलिएगा मत, उसी ज्यादा आगरा में है, बाकी जो बचेगा आप अन्य छांट लेंगे। ताजमहल देख लिया, अकबर को देख लिया और इतमातुद्दौला को देख लिया। हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत स्थल नई दिल्ली, हुमायूं, 2 विश्व विरासत है, हुमायूं का और ताजमहल वाला। बीबी का मकबरा झूठा ताजमहल भी कहा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। भद्दी नकल ताजमहल की भी इसको कहा जाता है, मतलब यह है कहा जाता है औरंगजेब की बीबी ने शायद जिद किया था कि मेरा मकबरा वहाँ ताजमहल जैसा मेरे लिए भी बनवाइए, तो भैया ने एकदम घटिया टाइप का बनवा ही दिया। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है, इसको भी आप याद रखेंगे। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार वाले नोट करेंगे, वैसे उनको याद होगा क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में बार बार एकदम चलता रहता है। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो है टॉप मकबरे जो और कहां पर हैं उनका राज्य याद करवा दिया दोस्तों, याद रखिए, भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट मारिए, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, मोबाइल में रखिए, बार बार देखते रहिए। जो न याद हो उसका स्क्रीनशॉट मार के वॉलपेपर लगा लीजिए, दिन भर देखिए, शाम तक याद, छूटेगा ही नहीं। निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आइए देखते हैं।
स्पेशल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। एक्चुअली जो ग्राफ आप देख रहे हैं, मैंने एक स्टैटिक जी के इजी वे का जो प्लेलिस्ट वही मैंने बताया, तो उसका मैंने जो है आपको स्क्रीनशॉट लगाया, ये मैं क्लास करवाया हूँ। आप उसको आई बटन में मैं उसको भी दे दूंगा, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं ऊपर यहाँ क्लिक करके। तो ये फिलहाल चलिए उसको जनसंख्या किन राज्यों में कैसे है, इधर स्टेट की बात की गई है, इधर यूटी की बात की गई है, इसकी क्लास चलिए दोस्तों आप देख लीजिएगा। बार बार प्रश्न एसएससी जीडी में लगातार जनसंख्या का प्रश्न पूछा है 2011 के सेंसस के आंकड़ों को, और इसमें भी लगातार पूछेगा, मेरा वादा है, जान लीजिए, उसको देख लीजिए क्लास को एक बार आप। जनसंख्या का स्टेट में कैसे है और यूटी में कैसे है, तो सबसे ज्यादा 20 करोड़ के ऊपर लगभग, ये तो बहुत प्लस हो गए, तो 11 का आंकड़ा है, फिर भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे अगर ज्यादा की बात करें तो 11 करोड़ महाराष्ट्र में। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जो है मिजोरम, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, मिजोरम है, और दूसरे नंबर पे जो है सिक्किम में। ध्यान रखिए 10 लाख, इसको याद रखिए, मैंने थंबनेल में बल्कि सिक्किम लिख दिया है, आप उसको मिजोरम समझिएगा, सिक्किम मिजोरम में न्यूनतम है। तो चलिए ठीक है। इसके बाद अब ये तो रहा राज्यों की बात, यह प्रश्न आता है राज्यों से, लेकिन यूटी की बात अगर करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, वहां से भी प्रश्न पूछता है कि जो है संघ शासित प्रदेशों में किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम। तो भैया दिल्ली में एकदम भरे पड़े हैं लोग, सबसे ज्यादा आप जाने रहे, दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित जनसंख्या के मायने में जो है प्रदेश है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है 1.67 करोड़, इस समय तो और ज्यादा है। यह आंकड़े मैं फिर से बता दूं 2011 के हैं, अब फिलहाल 2023 चल रहा है, और बीच में कोरोना भी आया था, तो जनसंख्या किस स्पीड में बढ़ी है अब आप इसका अंदाजा लगाइए। 64,000 जो है लक्षद्वीप में है, ये जान लीजिए। रेड कलर मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या, ग्रीन कलर यहाँ मैंने जो बनाया इसका मतलब कम जनसंख्या। तो सबसे कम कहाँ है, लक्षद्वीप में। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर, तो लक्षद्वीप की है लगभग 92 प्लस चल रही है इसकी भी साक्षरता दर, तो लक्षद्वीप बेटर कंडीशन में यूटी है, साक्षरता दर भी ज्यादा है, जनसंख्या भी कम है। और बेटर की स्थिति सबसे वही है कि जनसंख्या कम है तो सब कुछ आंकड़े अच्छे रहेंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे। सीट भी पूछता है, ये भी जान लीजिए, विधानसभा सीट सर्वाधिक उत्तर प्रदेश तथा विधानसभा सीट न्यूनतम सिक्किम में, यही आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, इसको याद रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ये देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी, मौलिक कर्तव्य वाला, खैर इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने का मतलब है कि परीक्षा में आ सकता है, ये जान लीजिए। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था, तो इसको ध्यान रखिए, काका कालेकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आता है दोस्तों, इसको याद रखिए। यहाँ पर थोड़ा मात्रा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। काका कालेकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने पर 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 जुलाई 2018 को। तो क्या मनाया सरकार ने, सरकार जैसा कि खूब मनाती है दिवस, तो इसको भी कहा चलो अब ये रहेगा जीएसटी दिवस। हालत खराब लोगों की, लेकिन दिवस मनाएंगे जीएसटी। तो भाई ठीक है, जीएसटी तो अभी दूध छाछ वगैरह पे खाने वाले प्रोडक्ट में भी जीएसटी लग गई है, चीज़ें बहुत महंगी। आप कोई मोबाइल लेते हैं 15,000 की, पता चला उसमें 4,000 जीएसटी लगा, 10,000 का मोबाइल है। खैर वो तो अलग है, सरकार की नीतियां हैं, उसमें क्या ही कहें, इसके बारे में समझिए। और यह जो किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, आप इसको नहीं सरकार को देने जाते हैं, आप इनडायरेक्टली देते हैं। ये भी प्रश्न पूछा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जो इनकम टैक्स वगैरह जो डायरेक्ट आप पे करते हैं वो प्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 279 में जोड़ा, ए में जोड़ा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर जीएसटी परिषद का इसी के तहत गठन किया गया। एग्जाम पॉइंट, काका कालेकर साहब को याद रखिए, 1 जुलाई 2017 को याद रखिए, तथा 2018 से जीएसटी दिवस मनाया जाएगा 1 जुलाई को, ये भी याद रखिए। 101 रुपये वाला बात जो बोलते हैं, आपको कहीं खाना खाने जाना है, अब खाने पर जीएसटी लग गया, आपको बहुत समस्या है। कहीं बगल में निमंत्रण चल रहा है, आप बोले चलो यही खाना खाते हैं, तो भैया उसका 150 कुछ देंगे, तो 101 रुपया दे दीजिए, निमंत्रण न्योता लिखवाए दे भैया, और उसके बाद जो 101वां संविधान संशोधन याद कर लीजिए। तो जीएसटी मतलब 101, याद रखिए, ट्रिक बना लीजिए, 279A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध, ऊंचा बांध, बड़ा बांध, गुरुत्वीय बांध। सारा बांध एक प्रश्न में क्लियर, ताकि अब आए तो छूटे ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में सबसे लंबा वाले का उत्तर है, क्या है उत्तर? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में, लंबाई 26 किलोमीटर। महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर जान लीजिए। भाई आप हीरा पा जाएंगे तो महान हो जाएंगे ना, ट्रिक बना लीजिए कि हीरा पाते ही क्या हो गया, महान।
जो कोहिनूर वगैरह जो लेके भाग रहे हैं सब महान बन रहे हैं, तो हीराकुंड बाद महानदी। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड दोस्तों बनाकर याद करवाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, क्या किया जाए। कुछ लोग इस पे जो है हंसते भी हैं, लेकिन ऐसा क्या उसके लिए करें, फिलहाल आपके माइंड में चीजें याद हो जाए, यही बड़ी बात है। फिर सबसे ऊंचा बांध की बात करें, अब देखिए ये तो रहा सबसे लंबा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर, भागीरथी। तो इसको याद रखिए, टिहरी भागीरथी, टिहरी भागती है ना तो टिहरी भागेगी ही, तो टिहरी भागीरथी नदी पर, यह भी ध्यान रखेंगे। 260 मीटर ऊंचाई है इसकी, ऊंचा बांध। सबसे बड़ा बांध, मतलब हर तरह से जिस जो बड़ा हो उसके बारे में बात की गई, तो भाखड़ा नांगल बांध। तो नाम से भी पता चल रहा है भाखड़ा नांगल बांध, एकदम अजीब तरह का ऐतिहासिक नाम। सतलज नदी पर स्थित है सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध। बिलासपुर जिले के सतलुज नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है, वही ऊंचाई में दूसरे नंबर पर, ऊंचाई में भी दूसरे नंबर पे है ये। और साथ में 225 मीटर की ऊंचाई वाला यह ग्रेविटी बांध भी है। गुरुत्वी बांध देखते हैं ना प्रश्न में, तो ग्रेविटी बांध यानी गुरुत्वी बांध भी है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, इसको ध्यान रखेंगे। लंबा बांध, ऊंचा बांध कौन कौन से आपने देखा दोस्तों, लंबा बांध में हीराकुंड, ऊंचा बांध में टिहरी भागीरथी, बड़ा बांध में भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। याद रखिए फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न पसंद आ रहा हो, हमारा इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करके लाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, नए हैं तो, या अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। कम से कम 1500 लाइक तो हो ही सकता है, जब 4000 5000 लोग देख रहे हैं तो। सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियो मिलेगी। अगला प्रश्न राज्यसभा लोकसभा से आया था, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला, लेकिन मैंने राज्यसभा लोकसभा का पूरा आपके सामने डेटा रखने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं। पहले तो अनुच्छेद है 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की और 81 में लोकसभा की, यह आप ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में क्या अंतर है। यही तो पूछता है कि इसमें होता है, इसमें दोनों, इसमें देखिए लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है। पहले बेसिक चीज, लोकसभा क्या कहा जाता है दोस्तों, निम्न सदन, और राज्यसभा उच्च सदन, ये ध्यान रखिए। लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है, और यह 5 साल बाद भंग नहीं होती बल्कि चलती रहती। क्या होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा इसे पूर्व भी राष्ट्रपति की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें तथा उतने ही नवनिर्वाचित होते, मतलब जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का जो है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अवकाश पर चले जाते हैं, यानी जो है हट जाते हैं, और फिर उतने सदस्यों को इसमें निर्वाचित करके लाया जाता है। यह समझिए। और दोस्तों मैं मानता हूं कि आपने सब पढ़ा हुआ है, आपको सब याद है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आप रिवाइज जब नहीं कर पाते हैं तो आप उस बुक को खोज करके उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करने का समय नहीं होता, हम आपको प्रश्नों के अकॉर्डिंग रिवाइज करा देते हैं। अगला, धन विधेयक मात्र लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए। जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य का सार्वजनिक जो है गुप्त मतदान होता है, मतलब जनता इसमें डायरेक्ट वोट देती है, आप डायरेक्ट अपना लोकसभा चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा वाला आप डायरेक्ट नहीं। राज्यसभा सदस्यों से संबंधित राज्यों की विधानसभाएं तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होता है। यह राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व को घोषित नहीं कर सकती। राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर जो है उपस्थिति मतदान देने वाले सदस्यों को 2/3 सदस्यों से समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है। खैर एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट है, आप इसको एक बार रोक के वीडियो पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बिना कम समय लिए जो है आपका जो है कम समय में बिना ज्यादा समय लिए जो है 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, इसमें 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य हटते हैं, ये ध्यान रखिए। ट्रिक आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे ट्रिक भी है, बहुत फेमस ट्रिक है, सब लोग यही बताते हैं, मैंने भी सोचा वही चिपका दूं आपको। सरला, संसद राज्यसभा लोकसभा, इससे आसान ट्रिक बन भी क्या सकता है, वैसे सरला नाम आपको याद भी रहेगा, वो थोड़ा अच्छा भी रहता है। अगला देखिए, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि, जठर रस जो निकलता है जठराग्नि, हिंदी में प्रश्न आया हुआ था। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, 26 मई 2022 से अनवरत चल रहे हैं, ध्यान रखिए अभी तक। अगला एक प्रश्न है, मैप लगाकर आपको जो है याद करवाऊंगा, इसमें थार का मरुस्थल किस राज्य में सर्वाधिक फैला है, तो यह देख लीजिए राजस्थान उत्तर है, और मैप भी है राजस्थान, ये वाला थार का मरुस्थल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में, ये भी ध्यान रखिए, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका मत समझिएगा अन्य का मतलब, तो नॉर्थ अफ्रीका में जो है यह सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या ही बताया जाए,
सबसे कहा जाए अच्छा बुरा अगर सबका आकलन किया जाए तो बहादुर शाह जफर मतलब ठीक था। ठीक का मतलब कि अंतिम मुगल शासक था। ठीक इसको बस इसलिए कह दीजिए आप कि इसने 1857 की क्रांति में सिपाहियों का नेता बनने के लिए तैयार हुआ, भले जबरदस्ती बंदूक की नोके पे तैयार हुआ तो क्या हुआ, इसकी समाधि रंगून बर्मा में है। अंग्रेजों ने जो है 1857 की क्रांति के बाद इसे रंगून बर्मा में उठा करके गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया और वहीं पे जो है ये इनका खात्मा हो गया, मतलब एक मृत्यु हो गई और वहीं इनकी समाधि बन गई। इनकी इच्छा थी कि हमारी भारत में समाधि बने लेकिन बन नहीं पाई। खैर चलिए, मुगल शासक का ट्रिक वगैरह आप याद कर लीजिएगा, इनका ट्रिक भी है, तमाम ट्रिक बहादुर शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर ट्रिक बना, बहु शक मत कर जहां शाह और जफर, ये ट्रिक बनता था पहले हम लोग यह पढ़ते थे। तो ब से बहादुर, हु से हुमायूं, शक से अकबर, जहां से जहांगीर, शाह से शाहजहां और से औरंगजेब, ज से जफर। इंपॉर्टेंट मुगल शासक, कभी नोट भी करवा दूंगा, फिलहाल आप सुन लीजिए आज। बहु शक मत कर शाहजहां, शाह और जफर। खैर बहु तो शक बहुत करती है सबकी। फिलहाल आगे बढ़िए। हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था, तो चक्रवात गेब्रियाल। देखिए बहु की बात हुई और चक्रवात तूफान चलने लगा, यही होता है। हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया, चक्रवात गेब्रियाल आया था, इसको ध्यान रखिए। शेरशाह सूरी के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई। आइए देखते हैं शेरशाह सूरी और उससे संबंधित फैक्ट को आज याद करिए। शेरशाह सूरी सूर राजवंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। ये तो रही वो बात जो आप नॉर्मली परीक्षा से संबंधित था, आज पेपर में आई हुई थी। अगला देखिए, चौसा का युद्ध जो है लड़ता है शेरशाह सूरी, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है युद्ध होता है। ध्यान रखिए, इसी युद्ध के बाद जो है यही निर्णायक युद्ध होता है और मुगल सत्ता से कुछ समय के लिए मुगल सत्ता को एक तरह से हटा करके इनको भागने पे जो है हुमायूं को मजबूर कर देता है। ये छिपते छिपाते महाराज भागते हैं और शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य की स्थापना कर ही देता है। 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास यह लड़ा गया था। ध्यान रखिए, कहां पे दोस्तों, बिहार के बक्सर में। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि छोड़कर भागा। भागेंगे क्यों नहीं, जब बिहार वाले लग जाएंगे तो हुमायूं जैसे लोग टिकेंगे भैया। बिहार वाले फिर शेरशाह सूरी एक बार हाथ लगाया जहां, यहाँ वो निकले किनारे। ये देखिए शेरशाह सूरी साहब हमारे हैं और यह देखिए आपके हुमायूं भैया पड़े हुए हैं। इनकी हालत बहुत खराब इस समय थी। ये जब का फोटो है, खैर सेल्फी कैमरा नहीं था, ये पेंटिंग वेंटिंग वाली फोटो है। फिलहाल चलिए आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने कई सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करिए। मेरी पहुंच जरूरतमंद विद्यार्थियों तक हो नहीं पा रही है। मेरा वीडियो जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक दोस्तों पहुंच नहीं पा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक विद्यार्थी तक मुझे पहुंचाएंगे। मैं सरकारी नौकरी करते हुए समय निकालकर आपके लिए वीडियो बनाता हूं और बनाता रहूंगा आगे भी। तो फिलहाल थोड़ी सी आप भी मेरे लिए कुछ काम करिए जिससे कि मुझे खुशी और मोटिवेशन दोनों मिले, और आपके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं हर तरह से। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन किससे संबंधित है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। इमरजेंसी में 108 नंबर डायल करते हैं तो वही याद कर लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, कि जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर जो है विभेद हो जाएगा। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किया जाता था, अन्य सदन को अग्रसित किया जाता है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा सम्मन किया जाता है। मतलब दो लोग, इधर राज्यसभा इधर लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया लेकिन राज्यसभा नहीं, मतलब दोनों में विवाद हो गया, तो राष्ट्रपति महोदय जो है प्रेसिडेंट संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, तुरंत दोनों को बुलाकर कहेंगे भैया क्या बात है, तुम क्यों इनकी नहीं सुन रहे हो और तुम क्यों इनकी नहीं सुन रहे हो। राष्ट्रपति बीच में बिचौलिए का काम करेंगे। दूसरा सदन विधेयक को खारिज करता है, कब बुलाया जाएगा, उसे कंडीशन भी देखिए दिया हुआ है। दूसरा सदन विधेयक को जब खारिज कर दे, विधेयक में किए गए संशोधन पर सदन सहमत नहीं हो, 6 महीने से अधिक तक विधेयक होने के बावजूद भी सदन द्वारा इस विधेयक पर पुनर्विचार किया गया हो। कहने का मतलब कि फिलहाल आप मोटी मोटा जानिए, याद कर लीजिए 108 अनुच्छेद में जब किसी विधेयक पर विवाद हो जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह याद रखिए आप, संयुक्त अधिवेशन संबंधित प्रश्न आया था, टोटल कंडीशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। सती प्रथा से संबंधित प्रश्न आया था, प्रतीकात्मक इमेज लगाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि कितनी बुरी प्रथा थी, कितनी दर्दनाक प्रथा थी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, तो एक गवर्नर जनरल है जिसके बारे में बार बार आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये देखिए विलियम बेंटिंग, ये लॉर्ड वोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, ये लोग खुद ही लगा लेते थे अपने से, फिर बाद में वही प्रथा चलने लगी तो लोग लगाने लगे। 4 दिसंबर साल
1829 को, सॉरी 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में राजा राममोहन राय साहब जो हमारे थे, वो जो है वो समाज सुधारक बहुत बड़े थे, आप जानते ही हैं। तो उन्होंने जो है भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया और उसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बलि, इन सब कई सारी चीजों का उन्होंने खात्मा किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल अगर पूछे तो 1928 से 1935। एक्चुअली एक जो समाज पुनर्जागरण जब होता है या एक समाज में नई चेतना आती है, तो अपनी कुप्रथाओं से जब आज़ादी, अंग्रेजों से तो आज़ादी चाहिए ही थी, प्लस भारत में कुछ व्याप्त कुप्रथाएं थी जो भारत को और खोखला कर रही थी। तो राजा राममोहन राय जैसे जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, महाराणा गोविंद रानाडे जैसे, या स्वामी विवेकानंद जैसे, आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती वाले साहब जैसे, इन लोगों जैसे जो समाज सुधारक थे, ये लोग तमाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रश्न बार बार आपको आता है जो है विधवा पुनर्विवाह वगैरह पे, तो इनसे संबंधित ये लोग जो है उस प्रथा को सुधारने के लिए, जो चूंकि सरकार में अंग्रेज थे तो इनके साथ मिल करके काम करके उसको हटाने का प्रयास करते थे। फिलहाल सती प्रथा का प्रश्न आया था, विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन राय दोनों लोग मिल करके इसको खत्म करते हैं, यह ध्यान रखेंगे आप, जो है इसको भी याद रखेंगे 1829 में। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया नहीं कि धोया कहिए। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया, न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। खैर आप लोग क्रिकेट में रुचि, मैं तो क्रिकेट बहुत कम देखता हूं, आप लोग क्रिकेट में रुचि रखते होंगे तो आपको तो ये पता ही होगा। ये नॉर्मल प्रश्न सारे विद्यार्थी सही करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। विराट की 46वीं सेंचुरी, टीम इंडिया ने रविवार को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चलिए, ये तो नॉर्मल प्रश्न था, करंट से आया था, सब लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी होगी। अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था, भारत की सीमा किस देश से सर्वाधिक लगती है? किस देश से लगती है? बांग्लादेश से 4096.7। आप 4000 याद रखिए, 96 बहुत याद करिए, 4000 के ऊपर लगती है, ध्यान रखिए, 4096.7 किलोमीटर की लगती है। तो जो नीचे का मैप नहीं इसलिए क्योंकि नीचे समुद्री सीमा लग जाती है, वहां तो कोई राज्य है नहीं, वहां तो सी बाउंड्रीज है। तो जो भूमि वाली है, जो यानी कि लैंड हमारी जो है सीमा है, जमीन वाली जो सीमा है, तो लैंड बॉर्डर्स है, उसको मैंने यहाँ पर बताया है। जैसे इधर भारत पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, जो है लगभग 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 106 किलोमीटर है। भारत चीन पर जो है 3488 किलोमीटर, जहाँ ITBP लगी हुई है। फोर्स भी कौन कहाँ लगी है देखिए, यहाँ भारत पाकिस्तान पे BSF लगी है एकदम तगड़ी वाली, इधर ITBP चीन वालों को धोए पड़ी है। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, यहाँ पर जो है SSB लगी है, सशस्त्र सीमा बल लगी है। भारत म्यांमार की बात करें तो असम राइफल काम कर रही है, यहाँ पर इन लोग को जो है होश ठिकाने लाने का काम, 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान के सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो SSB लगी हुई है। भारत और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रश्न में आया था यहाँ पर BSF क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पहले पूर्वी पाकिस्तान, बांग्ला यहाँ भी तो पाकिस्तान था पूर्वी सन 1971 से पहले। तो जब भारत वाले ने इनको हूर कर भगा दिया, जब यहाँ थूरे गए तो भाग गए, तो यहाँ बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो पहले जो है आप इसको याद रखिए, तो यहाँ भी BSF लगी हुई है और यहाँ भी BSF लगी हुई है। सीमा और उससे संबंधित जो है फोर्स कौन कहाँ लगी है याद रखिए। और मेरी एक ही आपको दुआ कह लीजिए या कामना प्रार्थना कह लीजिए भगवान से है कि आप भी किसी सीमा पर लगें और लग करके जो बाहर वाले हैं इनका होश ठिकाने लाएं। दोस्तों जय हिंद लिखिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो का आनंद लीजिए। परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग के पूरे अनुच्छेद एक साथ 324 चुनाव आयोग के अधीक्षण माने चुनाव आयोग की बात की गई है, नियंत्रण का, निर्वाचन आदि संबंधित प्रावधान है। 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या न होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। मतलब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसको ऐसा नहीं कि हटा देंगे कि तुम हिंदू मुस्लिम हो, तुम इसमें सूची में ना हो। 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 18 साल वाली जो उम्र वाली जो बात की गई इसको ध्यान रखेंगे। 327 विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान है। 328 विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधानों के जरिए राज्य विधानमंडल की शक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग भी तो है, तो उसके संबंधित प्रावधान है। 329 चुनावी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।
चुनाव आयोग में जब ड्यूटी वगैरह, हम लोगों की भी चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो उस समय हम लोग को हिदायत दी जाती है दोस्तों कि देखिए इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता अगर चुनाव आयोग आपके खिलाफ एक्शन ले लिया तो मतलब कहने का मतलब है 329 कहता है कि चुनाव आयोग के कार्यों में कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगी अनावश्यक, ये ध्यान दीजिए। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में जो है सेलवाल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसको ध्यान रखेंगे आप। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। एक बार जोरदार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इनकलाब जिंदाबाद लिख दीजिए, मजा आ जाएगा। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम जीसी हिल्टन था। इनका क्या है, अब इनके लिए भी क्या बताएं, जीसी हिल्टन। ये भी प्रश्न पूछा है दोस्तों एक दो बार। इसको फांसी नहीं है तो अपने देश पर अपने जान न्यौछावर कर दिए, इसमें फांसी शब्द लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको काट देता हूं मैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान में पंजाब के लायलपुर जिले के बग्गा गांव में जो है हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह 7 बच्चों में 4 बेटे और 3 बेटियां, मतलब जो भगत सिंह उनमें जो है 3 बेटियों के दूसरे नंबर पर थे दोस्तों। भगत सिंह का असली नाम भगत सिंह संधू है और उनका उपनाम जो है अलग अलग जो है था, वो आप जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह। इनके लिए दोस्तों एक बार इनकलाब जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10-10 हजार 5-5 हजार 7-7 हजार लोग वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे नाम मात्र हैं। पता नहीं क्यों लोग देखते हैं, लोगों के बड़े बड़े चैनल पे वीडियो पे 5,000 8,000 व्यूज आते हैं तो उनके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पे देखते तो बहुत सारे विद्यार्थी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आज से करीब 45 साल पहले उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, यह प्रश्न आ जाया था, जिसे नाम दिया गया चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी, यह प्रश्न में पूछता है कि महिलाएं जो है, इनको भी याद रखेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी की ओर से शुरुआत की गई, किंतु प्रसिद्ध जो है हुआ सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे आगे जब इसका नेतृत्व लिया। ये हमारे सुंदरलाल बहुगुणा साहब हैं। बाकी चिपको आंदोलन का एक जो है इमेज देखिए कि पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत एक इमोशनल वे में लोगों को, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। यह था आपका चिपको आंदोलन, याद रखेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन सा जल विवाद है? अभी जल विवाद का पूरा निपटारा आपका एक साथ कर दूंगा, क्योंकि पूरे प्रश्न एक साथ आपको याद करवा दूंगा। अब जल विवाद से संबंधित प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, और गोदावरी नदी जल विवाद भी है। अब ऑप्शन में क्या था आप उसको ध्यान रखिए। अब आइए यहाँ पर मैं इन सारे फैक्ट को न पढ़ के आपको टोटल ये दिखाता हूँ, पूरा न्यायाधिकरण एक साथ मैं याद करवा देता हूँ। और यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो जो है 27% भाग महाराष्ट्र में कृष्णा का है और 44% भाग कर्नाटक में है और 29% भाग आंध्र प्रदेश में है। तो इन्हीं के बीच में जल विवाद रहता है। अब क्या ऑप्शन में था उस हिसाब से सही हो जाएगा। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण भी बना हुआ है, 1969 में गठन किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। गोदावरी नदी विवाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पर भी हैं, तो अगर जो ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन एक बार सारे जल विवाद आपको याद करवा दूं। कृष्णा नदी विवाद न्यायाधिकरण 1969 में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बीच है। गोदावरी नदी जल विवाद प्राधिकरण, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, मतलब इस तरह से इसकी उपनाम है, आप ध्यान रखिए, भी प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में ये जल विवाद है। नर्मदा नदी जल विवाद, चूंकि नर्मदा के बारे में ऊपर है तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में नर्मदा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात और एस्चुरी बनाती है नर्मदा ताप्ती, दोनों, इसको भी याद रखेंगे आप। रावी एवं ब्यास नदी जल विवाद न्यायाधिकरण पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में, इसको याद रखेंगे, 1986 में बनता है। कावेरी जल विवाद बहुत फेमस है, बोल्ड भी है, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कावेरी नदी जल विवाद है। 1990 में न्यायाधिकरण बनता है। न्यायाधिकरण का मतलब एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है कि इस विवाद से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, उसका निपटारा ये करते रहें। द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण एक बनाया गया, इसको भी, वो भी उन्हीं राज्यों में है। वंशधरा जल विवाद न्यायाधिकरण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। मायादाई जल विवाद न्यायाधिकरण गोवा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है, 2010 में बनाया गया। कावेरी जल विवाद जो अभी चर्चा में है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी दिलचस्प, क्योंकि यह विवाद 1892 से चल रहा है, जब भी भारत आजाद
नहीं हुआ था तब से 1892 से, इसको ध्यान रखिएगा। ये थे जल विवाद। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं दोस्तों, आपके लिए इस तरह ऐसे डेटा खोज करके लाता हूं ताकि थोड़ा आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आए तो छूटे ना। आप स्क्रीनशॉट मारिए और इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कंपटीशन का सबसे पहला टॉपिक आप हर जगह पढ़े होंगे, 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, तमाम ट्रिक वगैरह भी बनाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए मैप के माध्यम से, अगर आप नए हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिए और ट्रिक इसका खोज लीजिए। वो मित्र पर गमछा झार वाला, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो है, गुजरात, ऐसे झारखंड करके। बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया? जेम्स हिक्की के द्वारा। पहला ये मतलब सबसे पुराना जो है अखबार भी है। और मुगल गार्डन सा प्रश्न आया था कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत गार्डन आप जानते हैं, हाल ही में अभी इसका नाम किया गया है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? CH3COOH इसका सूत्र है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH है, जिसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। दूसरा सरलतम कार्बेक्जिलिक एसिड जो है, इसका नाम है। एक विशिष्ट सिरका गंध एवं स्वाद के साथ रंगहीन तरल है, ध्यान रखिए। ये रंग वाला भी पूछता है कभी कभी, रंगहीन तरल है जो है, इसको याद रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। आपका शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना हमें मोटिवेशन देता है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मजबूर कर देती हैं अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। आप जब रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। कल के एग्जाम का पूरा विश्लेषण इसी टाइम पर लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों।